तो प्लान ए तो जो तैयारी कर रहे थे आप आरपीएससी की हो गया, तो प्लान ए है। इसी के साथ में प्लान बी भी था क्या? कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेक्शन लेना ही प्लान ए है। आगे जाके मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार को भी देखना है। एक प्लान बी को स्टैंड बाय मोड में रखा। मोटिवेट रहना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो ये जर्नी। बहुत सारी चीज़ें जो डिमोटिवेट करती है लाइफ के अंदर। अपने दोस्त भी ऐसे चूज़ करो जो आपको हमेशा प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ अग्रसर करे। स्ट्रगल चलते रहते हैं जीवन में, सबके आते हैं स्ट्रगल। बहुत बड़ी क्रिटिकल समस्या होती है पानी नहीं आना। कई एरिया हैं जहाँ 15 दिन से पानी आता है, तो जब पानी पहुँचता है उनके लिए कुछ ऐसा काम करते हैं तो अंदर से बहुत खुशी है। मैं लाइफ में भी ये सजेस्ट करता हूँ कि 360 इंसान को होना चाहिए कि वो किसी भी काम को करे, जो मतलब ऐसा नहीं समझे कि ये काम मेरा नहीं, मैं नहीं कर सकता। सोशल मीडिया ही है जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, पता नहीं लग रहा कब 3-4 घंटे हो जा रहे हैं। आजकल एआई का ज़माना भी है, तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी आ रही है जो अपने को उसमें बिजी कर रही है, जो मेन टारगेट है उससे डाइवर्ट कर रही है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से आप कुछ टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क से आप बहुत कुछ। पीएससी यही जो भी चल रहा है हाल फिलहाल में, उस एग्ज़ाम के लिए या फिर और भी कोई जेई या ए एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो करें? खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब अपन किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसमें अपने को कमज़ोर हैं, उनको एक लिस्ट के तौर पे तैयार करके प्रायोरिटी सेट करें। और आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के अभ्यर्थी से अधिकारी के सफर के नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम आज मिलने वाले हैं एक जेंटलमैन इंजीनियर मिस्टर रजत शर्मा जी से। तो सबसे पहले स्वागत है मिस्टर रजत आपका। नमस्ते। जानेंगे हम कि आखिरकार इनको जेंटलमैन इंजीनियर क्यों बुलाते हैं, लेकिन उसका खुलासा होगा थोड़ी देर में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सफ़र से। तो सबसे पहले मैं देख रहा था आपका बायोडाटा, तो बहुत जगह से आपने स्कूलिंग की है शुरुआत में। नए शहर, नए स्कूल, बहुत सारे नए दोस्त। तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहे हैं जो लंबे टाइम से आपके साथ हैं, पुराने दोस्त? बचपन से काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जो बचपन के हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। बट जीवन में परिवर्तन ही जीवन का नाम है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, दोस्त नए बनते रहते हैं, नए नई चीज़ें अपनानी भी पड़ती है। इसी तरह से चलते गए हैं। और कुछ दोस्त ज़रूरी हैं जो लंबे टाइम तक आपके साथ हर सुख दुख में साथ रहें। जी, वो तो काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अपने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से लेके आगे तक सफ़र में हमेशा साथ रहते हैं। वैसे ही मेरे काफ़ी दोस्त कुछ चुनिंदा ही हैं अब तो, लेकिन है। जैसे कि आपने बहुत सारे शहरों से पहले स्कूलिंग की, फिर उसके बाद बीटेक आपने की, और बीटेक के बाद फिर एमटेक। बीटेक आपकी थी बीके बिरला इंस्टीट्यूट से, और एमटेक आपने की है फिर एमएनआईटी जयपुर से। तो ये भी फिर अलग अलग शहर आपके। एमटेक आपने जो की है एमएनआईटी से, तो एमएनआईटी ही ऑप्शन था या फिर और बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, या एमएनआईटी चूज़ करने का ही कोई एक स्पेसिफिक कारण? जैसे मैंने स्टार्टिंग से काफ़ी अलग अलग जगह से मैंने स्कूलिंग करी है। स्टार्टिंग में नागौर डिस्ट्रिक्ट से करी है, फिर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आया। ऐसे बीटेक मैंने बीके बिरला इंस्टीट्यूट से करी, और फिर फाइनली एमटेक जो मैंने एनआईटी जयपुर से करी। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि एनआईटी जयपुर एक ऐसी जगह थी, तो मेन जो अपन लोग हैं ये रहता है कि घर के पास हो, तो उससे बढ़िया ऑप्शन और कोई था नहीं। वैसे आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, आईआईटी ऑप्शन था आपके पास? जी, आईआईटी का मेन रीज़न ना जाने का यही था कि मेरे को प्रिपरेशन करनी थी गवर्नमेंट सर्वेंट की, और अभी आरपीएससी इनका उस टाइम पे वैकेंसी आई भी थी, तो उससे बेहतर क्या हो सकता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसी वजह से मैंने आईआईटी छोड़ के एनआईटी जयपुर को अपना बनाया, तो मैं एमटेक भी करूं और लगातार प्रिपरेशन के लिए मेरे पास समय भी रहे, घर के टच में भी रहूं। तो इन सब चीज़ों को देख के मैंने आईआईटी छोड़ के एनआईटी चूज़। मैं देख रहा था अभी आपका वीडियो, तो आपने अभी जिक्र किया ईएससी। तो ईएससी का जो सफ़र है वो भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जी, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है। जब कॉलेज टाइम कंप्लीट हुई, जब से ही था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो स्टार्टिंग से ही टारगेट फोकस एक ही रखा कि बढ़िया से
क्योंकि मम्मी हमेशा कहती थी कि बचपन से ही कि मेरा बेटा अधिकारी बनेगा, तो इसलिए मैंने जो जिस फील्ड में इंजीनियरिंग में गया तो उसकी भी टॉप मोस्ट जॉब के लिए ही ट्राई किया। तो कि इसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2018, 2019 और 2021 में यूपीएससी ईएससी के इंटरव्यूज़ दिए हैं। 3 बार जी। ईएससी के इंटरव्यूज़, यानी कि जी। प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर मेंस और क्लियर, फिर इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि तैयारी करने का और लगातार जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं उन सबको क्रैक करने का मानस आपने शुरुआत से बना रखा था। जी। आरपीएससी एएन की आपने तैयारी की, तैयारी करने के बाद फाइनली आप सेलेक्ट हुए आरपीएससी एएन 2018 की वैकेंसी में। अभी आप पीएचडी डिपार्टमेंट में हैं, रैंक 2 है आपकी। इसके पीछे की कुछ कहानी? रैंक 2 है, हमेशा से ही मेरी जिस भी एग्ज़ाम में, जैसे 10th 12th स्कूलिंग कॉलेज, जब भी रहा है कोई भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें सिलेक्शन हुआ है, हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड रैंक ही आई। इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन क्योंकि जी। बैक कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे तो रैंक 2 की कहानी मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस रैंक 2 को लेकर कुछ एक मिस्ट्री है जो बता रहे हैं। हाँ, रैंक 2 में मेरा लेडी लक बोलो या बाई लक बोलो या फिर एक मन से इच्छा की स्पेस दे दिया जाए, क्योंकि अपने को समाज के अंदर औरतों की, पेरेंट्स की, सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वैसे ही मैंने भी अपनी अबू बाई लक ही रहा, इसलिए हमेशा मेरी जब भी आई है सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक पे लेडीज़ ही रही है। तो बाई लेडी लक या फिर लेडीज़ फर्स्ट, कुछ भी कहो, इसलिए रैंक 2 फर्स्ट पे लेडीज़ रही है, फिर सेकंड पे मैं रहा हूँ। तो यही तो कारण नहीं है आपको जब आपके सारे ऑफिस में, या फिर मैंने सुना है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी जेंटलमैन इंजीनियर के नाम से जानते हैं। जी जी। यही कारण रहा है अब कि वो आप बाई लक रहा होगा शायद, कि हमेशा लड़कियां आगे निकल गई। कोशिश रहती है लेकिन बट फर्स्ट पे मैंने खुद ने ही स्पेस दे दिया, मैं मानता हूँ कि मैंने खुद ने ही दिया। अभी आप पीएचडी डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। जी। पीएचडी डिपार्टमेंट ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग वर्क से संबंधित है, जो कि आपकी ब्रांच रही है इलेक्ट्रिकल। जी। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसा कि मेरा सिलेक्शन है वो इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रिकल से करी है, और ये डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसे जैसे फील्ड में वर्क किया मैंने, मेरे को पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिकल से मोर ओवर कहीं ना कहीं सिविल का काम ज़्यादा है। फील्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं जो सिविल्स के हैं, पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का वर्क है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे ओवर हेड सर्विस रिजर्वायर हो गया, CWRs हो गए, GLR हो गए, तो सब में इंजीनियरिंग केवल सिविल ही काम में आती है। तो ये सब सिविल का इलेक्ट्रिकल से मैंने करी, बट नाउ डेज मैं सिविल पे ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब जब आपने ज्वाइन कर ली तो उसके बाद आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच को आप सीख चुके हैं। जी। ये डिपार्टमेंट का ही फ़ायदा हुआ है मुझे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कि मेरे को तीनों चीज़ सीखने का मौका मिला है, ना कि मैं केवल सिविल, ना कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों का ही कंबाइंड कॉम्बिनेशन है इस डिपार्टमेंट, कि एक से ना होके सभी को मैं साथ लेके और धीरे धीरे काफ़ी कुछ गेन किया है। यानी कि ये वो है जहाँ पर आपको सिविल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल तीनों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल मिली। बहुत बढ़िया। आप अभी जॉब में हैं, इतना टाइम भी हो गया। होता क्या है कि जब शुरुआत में हम होते हैं बचपन में, कॉलेज टाइम में, तो हॉबीज़ होती हैं हमारी या कुछ शौक़ होते हैं, और ऐसा लगता है कि जब हम लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, जैसे अभी आप जॉब में हैं तो पब्लिक डीलिंग बहुत होती है, जी। ठीक है, आपके साथ, और गवर्नमेंट जॉब है तो अलग ही और प्रेशर्स रहते हैं, फैमिली लाइफ है, तो इसके साथ में हॉबीज़ को मैनेज कर पाते हैं? हॉबीज़ अपने को रखने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ के अंदर अपने स्ट्रेस काफ़ी है, स्ट्रगल बिल्कुल सही। काफ़ी है, अपने को इन सब चीज़ों का समायोजन करके ही चलना पड़ेगा। और जैसे कहा भी गया है कि ये जो सृष्टि है ये दुखालय है, यहाँ पे सुख मिलेगा नहीं, अपने को छोटी सही छोटी बात। चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए एक ऐसी हॉबी क्रिएट करो या फिर बनाओ जिससे आप खुश हो सको जब आपका समय बुरा हो। मैं भी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल ही कर रहा था, 2014 में जब बीटेक करा और 2022 में जब मैंने ज्वाइनिंग ली, तो ये 8 साल की जो जर्नी है मेरी, ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसलिए हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, जो अपन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ
माइंड सेटअप अपना अच्छा हो, तो उसको परस्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एक पर्टिकुलर हॉबी क्रिएट करें जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहे। आपको कभी स्ट्रेस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उस हॉबी से आप उस चीज़ से उभर सको। तो हॉबीज़ को हमेशा अपने साथ रखो, शौक जो हैं आपके जी हमेशा उनको अपने साथ रखो, जी जिंदा रखो उनको। जब आप तैयारी करते हैं तो आरपीएससी की तैयारी कर रहे थे आप, आपने कहा 2014 से लेकर 2022 एक लंबा सफ़र है, लंबा गैप आपको होगा बीटेक के बाद। इसके दौरान आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम जब हम देते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो सफल होना ना होना दो रास्ते हैं आगे जाके। लगता है तैयारी के साथ कि सफल होंगे, हो गए सफल तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो प्लान ए तो जो तैयारी कर रहे थे आप आरपीएससी की, हो गया तो प्लान ए है, इसी के साथ में प्लान बी भी था क्या? प्लान ए तो हमेशा अपन कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेक्शन लेना ही प्लान ए है। फिर बिल्कुल प्लान सही। बी, अब मैं एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। आगे जाके मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार को भी देखना है, तो मैं किसी भी फाइनेंशियल बर्डन ना बनूँ, इसके लिए मैंने खुद को एक प्लान बी को स्टैंड बाय मोड में रखा। और मैं सबको ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बर्डन क्रिएट ना हो, इसके लिए प्लान बी हर स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ कि रखना चाहिए। स्टैंड बाय में अपने पास एक ऐसी चीज़ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो आप मेन मोटो अगर ना भी हो तो उसमें स्ट्रेस में जाके कुछ गलत कदम ना उठाए और अपना प्लान बी से अपने जीवन को और अच्छा से कर ले। ज़रूरी नहीं होता कि सबकी लाइफ में वो चीज़ हो, लेकिन प्लान बी भी ऐसा रखना चाहिए। वैसे ही मेरे पास प्लान बी था। मैंने प्लान बी में ये सोच रखा था कि मैं फाइनेंशियल बर्डन ना बनूं, इसलिए सही मैं बात है। उसी जो तैयारी करता था उसी में एक्सपर्ट की तरह, चेक एक्सपर्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके अर्न करता था और अच्छी खासी अर्निंग होती थी उससे। कंटिन्यू चलता है, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, दूसरा जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसकी भी हो रही है, तीसरा अर्निंग भी हो रही है। इस तरह से मेरा प्लान भी हमेशा मेरा सपोर्टिव रहा है। तब तैयारी कर रहे थे एक सैलरी के लिए, वो सैलरी आपने पहले ही स्टार्ट कर दी थी अपने जी, लिए। किसी पे बहुत डिपेंडेंट नहीं रहा। बहुत बढ़िया। ज़रूरी भी है कि आपके पास ऐसा हो कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास प्लान ए प्लान बी दोनों रहें, ताकि आगे जाके चौराहे पे ये ना सोचना पड़े खड़े होके किधर जाएं। जी अभी जैसे आप काम कर रहे हैं पीएचडी डिपार्टमेंट, आपका होम टाउन, और अभी आप जहाँ वर्क कर रहे हैं खिचड़ी में, दोनों जगह की अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें, डिपार्टमेंट आपके वाटर सप्लाई से रिलेटेड, तो वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो क्या दोनों जगह भी वाटर सप्लाई बिल्कुल बढ़िया है? क्या आम जनता को पूरा पानी बहुत अच्छे से मिल पा रहा है या अभी भी कोई परेशानियां हैं? जी, जैसे मेरा डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मेन जो होता है मोटो वाटर की अवेलेबिलिटी कराना, जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है उसके पास में गवर्नमेंट की ये प्रोवाइड करवा। इसके अंदर जैसे मेरा होम टाउन चिड़ावा है, चिड़ावा से बिलोंग करता हूँ, जो ग्राउंड वाटर पे बेस्ड है। ग्राउंड वाटर इट मीन्स कि अपना जो ट्यूबवेल्स है वो ड्रिल करके पाइपलाइन के थ्रू और कंज्यूमर या फिर पब्लिक तक पहुँचाना। वैसे ही जहाँ खेतड़ी रूरल डिपार्टमेंट है मेरा, सब डिवीज़न खेतड़ी रूरल है, तो वहाँ पे सरफेस वाटर पे बेस्ड है। दोनों अलग अलग है, एक ग्राउंड वाटर पे बेस्ड है, एक सरफेस वाटर पे। खेतड़ी की का जो एरिया है वो पहाड़ी है, माइनिंग वगैरह होती है, ओपन माइंस है वहाँ पे। तो जो सरफेस का जो वाटर है वो सरफेस से ही फुलफिल हो सकता है। ग्राउंड के अंदर अपने वैसे भी राजस्थान में डार्क जोन काफ़ी हो गया है, बिल्कुल सही। जो ट्यूबवेल्स वगैरह ड्रिल करते हैं वो काफ़ी गहराई तक करते हैं, फिर भी शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए सरफेस वाटर की काफ़ी आवश्यकता है। जब ज़्यादा गहरे पे होगा तो वहाँ पर आपको जी। बहुत बढ़िया वाटर पानी क्वालिटी नहीं मिलेगा। मिलेगी। तो अभी इसके लिए क्या वर्क्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स क्या आप हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? डिपार्टमेंट में लोगों के फुलफिल करने के लिए, सबको पानी देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। पहले जैसे कुओं से पानी लेके आया करते थे, सब मटके ले लेके बाहर जाके कुएं से पानी लाते थे। फिर अभी भी गवर्नमेंट है ने, कुछ जगह? जी काफ़ी जगह हैं। कुछ जगह फिर उसको कन्वर्ट करके पीएसपी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे 10 से 15 लोगों का एक पर्टिकुलर पॉइंट कर दिया, वहाँ पर्टिकुलर टाइम पे पानी आएगा, फिर वहाँ से कलेक्ट करके वो अपने घरों में लेके जाएंगे। अब गवर्नमेंट उसको नया नाम देके जल जीवन मिशन एक स्टार्ट किया बिल्कुल, है। बहुत सुन रहे हैं इसके बारे जी, में।
जेजेएम के थ्रू अपन हर घर में जो पीएसपी पॉइंट 10-15 घरों का था वैसे ही उसका नाम चेंज करके एफएसटीसी कर दिया। वो पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट हो गया उस घर का। FSTG। हाँ, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो सब लोगों को शुद्ध पेयजल पानी की अवेलेबिलिटी होगी हर घर में। तो ये गवर्नमेंट अभी प्लान हर एग्जीक्यूट घर कर रही में, है। हर घर जल, हर घर जल, यानी कि हर घर में नल नल होगा, और उसके थ्रू पानी की पानी की सप्लाई। सप्लाई। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया मिशन, क्योंकि हम कहते भी हैं पानी पिलाना एक बहुत पुण्य का काम है, तो वही पुण्य का काम कर रहे हैं पीएच डिपार्टमेंट, और वही काम कर रहे हैं आप कि हर घर तक नल के थ्रू वो पानी पहुँचे, ताकि आदमी को अपने ही घर में पानी की सप्लाई मिल जाए। सबसे बड़ा धर्म का काम है ये मेरा। सौभाग्यशाली हूँ कि जो मानता हूँ कि एक प्यासे की प्यास बुझा रहा हूँ मैं। पानी बहुत जरूरी होता बिल्कुल है, सही जल बात ही कही। जीवन है। बिल्कुल सही तो बात वो कही। इस गवर्नमेंट जॉब की वजह से पब्लिक सर्विस करने का काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। इसमें लोगों की अंदर से दुआएं भी मिलती है कि मेरे पास बहुत बड़ी क्रिटिकल समस्या होती है पानी नहीं आना। अपने घरों में 2 दिन 3 दिन पानी नहीं आए तो बहुत बड़ी होती है। ऐसे कई एरिया हैं जहाँ 15 दिन से पानी आता है। तो जब पानी पहुँचता है उनके लिए कुछ ऐसा काम करते हैं तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल सही है, इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं, धर्म का काम है नहीं। बहुत बढ़िया। तो अभी भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी परेशानी है जी। लेकर, तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू भी सप्लाई हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं एक बार। जैसे जहाँ पे ग्राउंड वाटर की है, जैसे मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वैसे ही आसपास में झुंझुनू और सीकर की अलग से गवर्नमेंट प्लान कर रही है एग्जीक्यूट करने के लिए। रिमेनिंग विलेजेस का एक 8,000 करोड़ का प्लान है, जिसके अंदर सबके घरों में एफएसटीसी के थ्रू पानी पहुँचेगा हर गाँव के अंदर। तो वो सरफेस वाटर होगा, कैनाल के थ्रू होगा। जो ग्राउंड वाटर है उसकी सबकी लिमिट होती है, सब तक आ नहीं सकता पानी। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि सब सरफेस वाटर पे डिपेंड रहें, और वो काफ़ी अच्छा पानी भी है जो कई स्टेजेस में ट्रीटमेंट होके और अपने को मिलता है। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि आम जनता तक पानी कैसे पहुँचता है, मतलब एज अगर हम आम जनता हैं, हम सुनना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरा क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं कि जिससे कि हम सुनते हैं कि नदियाँ हैं, नहरें हैं जहाँ पानी है, तो वो पानी हर घर तक कैसे पहुँचता है, क्या करते हैं आप, क्या प्रोसेस है पूरा? ये अलग अलग जो अपने डिस्ट्रिक्ट है उनमें अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग तरीके से कैनाल है उसके थ्रू पहुँचता है। जैसे मैं हमारे एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास आईजीएनपी के थ्रू हनुमानगढ़ से पानी आता है, जो अपना मलसीसर डैम है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आता है। फिर वहाँ से ट्रीटमेंट होके ट्रीटमेंट प्लांट लगे रहते हैं, तो पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, खेतड़ी के अंदर है, वो पाइपलाइन के थ्रू पहुँचते हैं। तो अपन जो पानी पीते हैं वो शुद्ध पानी हो, उसके लिए बीच में ट्रीटमेंट प्लांट लगे रहते हैं जो पीने योग्य पानी को बनाता है, फिर कंज्यूमर उसको पीता है। तो आपका जो मेन वर्क है वो ट्रीटमेंट प्लांट या फिर सप्लाई? मैं जैसे सब डिवीज़न के अंदर हूँ तो मेरे पास सब डिवीज़न के अंदर जेईएंस भी होते हैं, मैनेजमेंट भी करना होता है, जितने भी हैं अपने स्ट्रक्चर विलेजेस के अंदर उनको भी मेंटेन करना, देखना, मॉनिटरिंग करना, पानी पहुँचे। तो इस फील्ड में मेरे को आके ऐसा नहीं लगा कि केवल इंजीनियरिंग काम आ रही है, इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स हुई, मैनेजमेंट टाइप की, मैनेजमेंट करना प्रॉपर, सब तरह का कॉम्बिनेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैनेजमेंट हो गया, अपने सबऑर्डिनेट के साथ भी, अपने स्टाफ जो लेबर्स होती है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब तरीके से मैनेज करके ही काम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो ये जॉब के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, केवल इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं, इसके अंदर ओवरऑल स्किल्स का यूज़ किया। यहाँ पर तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर आप आए थे इस डिपार्टमेंट में, लेकिन वहाँ पर आपने सिविल भी सीखी, मैकेनिकल भी सीखी, और उसी के साथ में आप बता रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली है इस गवर्नमेंट जॉब में। इसमें एक तरह से अपने को मैं लाइफ में भी ये सजेस्ट करता हूँ कि 360 इंसान को होना चाहिए। 360 इन द सेंस कि वो किसी भी काम को करे, जो मतलब ऐसा नहीं समझे कि ये काम मेरा नहीं, मैं नहीं कर सकता। हर छोटे से छोटा काम को चेष्टा रखें। पढ़ाई के अंदर भी 360 होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक के पीछे ही ना दौड़े, वो मतलब कि सबको बैलेंस करके चले।
कि अपनी जो लाइफ है वो ख़राब नहीं हो किसी। अब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग तैयारी करते रहते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो लाइफ में हमेशा थ्री थिंकिंग के साथ आगे, प्रोग्रेसिव सोच माइंड के बहुत साथ। ज़रूरी है। जी आप जो काम कर रहे हैं उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपको सोचना चाहिए, जी ताकि हो सकता है कि आपको आगे और अच्छे रास्ते मिलें। अभी जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। आगे का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि अभी भी हम कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अभी भी हर घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर अभी भी कंबाइंड जो पानी आप बता रहे हैं एक जगह मिलता है, उसमें भी अभी समस्याएं हैं। तो आगे अभी गवर्नमेंट और कौन से हैं प्रोजेक्ट जिन पे काम कर रही है जिससे कि ये सब समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो? गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन के साथ लाती रहती है। जैसे डिपार्टमेंट के अंदर जल जीवन मिशन है, वैसे ही रिमेनिंग विलेजेस की स्कीम्स भी आ रही है, इसके अंदर पूरा कवरअप होगा और ये सरफेस वाटर पे डिपेंड है पूरा। अब जैसे हम स्ट्रक्चर कोई क्रिएट करते हैं, ओवरहेड सर्विस रिजर्वाइज बोल दिया, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में टंकी बोलते हैं, वो बनाते हैं, ट्यूबवेल्स हो गए। तो ये लॉन्ग डे बाय डे ऐसे है नहीं कि 10 दिन तक यूज़ हो उनका, कई सालों तक, 30 साल, 50 साल, 100 साल तक इनका होता है, यूज़ होता है। तो हम एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि पब्लिक को मैक्सिमम कितना उससे रिजल्ट मिल सकता है। फ़ायदा कितना मिल सकता है जी। उससे? तो यही थिंकिंग रहती है कि सब चीज़ को बैलेंस करके कि ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे लोगों को ज़्यादा कई सालों तक पीढ़ियाँ उसका यूज़ कर पाएँ। ये आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको मतलब अभी लगे कि ठीक है, ये समस्या पहले थी, हमारी पीढ़ी में हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, और पानी जो कि एक सबसे भौतिक आवश्यकता है, हाँ। वो हर घर तक होनी चाहिए यार। आप जब ये तैयारी कर रहे थे तो इसके दौरान कुछ और स्ट्रगल्स आपके सामने? स्ट्रगल्स तो जीवन में आते ही रहते हैं, स्ट्रगल से ही लाइफ चलती है। कि बिना स्ट्रगल के तो जीवन ऐसे एक जो रैंप इनपुट होता है अपना, और एक यूनिट स्टेप इनपुट होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करूँ तो रैंप हमेशा अप डाउन इस तरह से स्ट्रेट ना हो के ड्राइंग में होता है, यूनिट स्टेप इनपुट एकदम स्ट्रेट होता है। तो तो सही। वैसे ही लाइफ के अंदर अप डाउन्स चलने ही चाहिए, जब भी प्रोग्रेसिव ग्रोथ होएगी। तो जैसे ही मैंने 2014 में कंप्लीट करी मेरी बीटेक, उसके बाद में प्रिपरेशन करनी थी गवर्नमेंट जॉब की। तो 2014 से 2022 जब ये फाइनल रिजल्ट आया, 8 साल काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी अप एंड डाउन्स काफ़ी आए, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जिसमें दोस्तों के सिलेक्शन हो गए, जूनियर इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। फैमिली का एक आता है प्रेशर कि जी। देखो उसका हो गया तुम्हारा नहीं हुआ। हाँ, साथ में दोस्त थे, वो भी कहते थे कि वो बड़ी तैयारी कर रहे तो छोटे में तेरा नहीं हुआ। तो ऐसे काफ़ी सुनने को मिलता था, लेकिन माइंड सेट हमेशा मेरा एक ही रहता था कि करो तो कुछ ऐसा बड़ा अचीव करना है। सोच वही थी कि बड़ा ही जी, करना है। बड़ा ही करना है। लेकिन बस उसके पीछे ही लगे रहो, हमेशा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो, खुद को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डिमोटिवेट करती है लाइफ के अंदर। अपने दोस्त भी ऐसे चूज़ करो जो आपको हमेशा प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ अग्रसर करे, डिमोटिवेट ना हो। सॉन्ग्स भी ऐसे सुनो, म्यूज़िक वगैरह सुनने का शौक़ है तो ऐसे मतलब काफ़ी खुद को इम्प्रूव किया है ऐसी चीज़ों के साथ। स्ट्रगल चलते रहते हैं जीवन में, सबके आते हैं स्ट्रगल। तो जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू ये काफ़ी स्टेजेस होती है, जिसमें समय भी बहुत जाता है और डेडिकेशन और खुद की मेहनत तो है ही है, लेकिन सबसे अपना माइंड एकदम कंट्रोल में रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि ऐसी 18, 19, 21 तो प्री दिया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर वापस से प्री मेंस इंटरव्यू, फिर नहीं हुआ, फिर वापस प्री मेंस इंटरव्यू। तो ये अपने आप में इतना बड़ा लंबा है प्रोसेस कि यहाँ पर हर एक एस्पिरेंट की बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट और मोटिवेट रहना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना तो ये जर्नी, और हो सकता है कि उस समय अगर आप टूट जाते तो आई थिंक शायद आरपीएससी एएन का ये सफ़र पूरा होता भी नहीं। हाँ, तो इसमें पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो, मैं मानता हूँ कि सब को किसी को फर्स्ट टाइम में नौकरी लग जाती है, किसी की काफ़ी स्ट्रगल के बाद में लग जाती है। तो माँ बाप से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी के
कि अपने बच्चे को टाइम दे। बच्चा खुद सोच सकता है, कुछ समय बाद में वो खुद को फील होता है कि मैं प्रिपरेशन ही करूं, कि मैं मतलब गलत नहीं कर रहा, लेकिन सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट चाहिए। मैं इस बात अ, मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स मेरे मम्मी पापा का काफ़ी रहा है, भाई बहनों का रहा है। पूरी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी ताकि आप कम से कम एक आपके हमेशा आपके पास रहता है कि हाँ ठीक है, एक सपोर्ट तो है मेरे पास। जी मैं चाहे अच्छा करूँ बुरा करूँ, लेकिन ये फैमिली पर्सन्स तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब आरपीएससी एएन में आप सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जब फाइनल आया रिजल्ट, अगर वो मोमेंट वापस जीना हो, वापस आपको फील करना हो कि वो मोमेंट क्या था? तो जैसे कि मैं खुद को 360 की तरफ मानता हूँ कि हर काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, तो घर के मैं काम करता हूँ, काम रहते हैं। तो मैं जैसे जब भी कि जैसे कि नॉर्मल घरेलू जितने भी काम है, खाना कुकिंग वगैरह जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, मैं ये नहीं मानता कि ये लड़कियां करें या लड़का करे, नहीं, अपने को आना चाहिए। हर क्योंकि तरह के कहीं, काम आने चाहिए। जी सही, क्योंकि अपन कहीं भी सेट हो तो किसी पे डिपेंड ना हो, खुद कर ले। इसी तरह से मैं घर पे करता था। तो जब भी मैं कोचिंग से या जब भी स्टार्टिंग के टाइम में घर पे आता था तो घरेलू काम करा करता था। तो पापा अक्सर मम्मी को कहते थे कि इससे घर के काम मत करवाया कर, नहीं ये घरेलू बन जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, घरेलू कामों में उलझ जाएगा, इसको जितना हो दूर रखा कर। फिर जिस दिन रिजल्ट आया, रात का समय था, मैं बाहर था सिस्टर के पास में, रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ था रोल नंबर के आगे, बहुत खुशी हुई। पापा को फ़ोन किया, फ़ोन करते हुए पापा ने मम्मी को ये कहा कि आज तेरी काम वाली बाई अधिकारी अच्छा बन गई। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही, बता नहीं अधिकारी सकता बन गया, वो कितनी, भी रैंक 2 के रैंक साथ। 2। हाँ, तो बहुत मतलब बढ़िया। ऐसा नहीं है कि आप घर के काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप अचीव नहीं कर सकते। सब तरह से आप कर सकते हो, अगर आपने ठान लिया कि करना है तो मतलब आप अचीव कर सकते हो। शादी हो गई आपकी? शादी तो अब नौकरी मिलेगी तो शादी तो ज़रूर मिलेगी। सरकारी नौकरी सरकारी बहुत नौकरी, ज़रूरी है शादी के जी लिए, जी। ऐसा मानना है आपका भी? हाँ, जो लोग शादी मतलब नौकरी नहीं थी उस टाइम ये कहा करते थे कि रिश्ते की बात चलती थी, तैयारी कर रहा है, तो लड़का तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, यही होता है अक्सर। अपने तो वो जो नहीं देते उसको। तवज्जो नहीं दी मिली। हाँ। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो जो लोग तवज्जो नहीं देते थे, रिश्तेदार भी जो दूरियां बनाते थे कि तैयारी कर रहा है, वो भी क्लोज आ गए हैं। उसी तरह से कुछ इंसिडेंट हुआ कि जो पहले रिश्ते के लिए आए थे वो अवॉइड कर रहे थे कि नहीं नहीं आपका तो बच्चा तैयारी कर रहा है। तो साथ जैसे ही नौकरी लगी, मैं घर नहीं पहुंचा उससे पहले वो उससे घर पहले पे वो बैठ पहुंच गए गए, अरे वाह। थे। जी जी, कि हम तो अब रिश्ता करने ही आए हैं। इस तरह का रहता है, गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तैयारी नहीं कर रहे अब, रैंक 2 के साथ सिलेक्शन ले जी चुके हैं, तो अब कर लो रिश्ता। जी आखिर में सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी यही जो भी चल रहा है हाल फिलहाल में उस एग्ज़ाम के लिए, या फिर और भी कोई जेई या ए एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो करें ताकि सिलेक्शन की दौड़ में वो बने रहें और सिलेक्शन लेकर ही सफ़र को ख़त्म करें? जैसे सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले अपना मेन मोटो टारगेट फिक्स करें। टारगेट के बाद में जिस भी एग्ज़ाम का है उसका सिलेबस अपने सामने रखें। सिलेबस में देखिए वेटेज किस एग्ज़ाम में कितना परसेंट किस सब्जेक्ट का आ रहा है। सब्जेक्ट में भी टॉपिक का जो काफ़ी सालों से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब अपन किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसमें अपने को कमज़ोर हैं, उनको एक लिस्ट के तौर पे तैयार करके प्रायोरिटी सेट करें और क्यों ना बेहतर को और बेहतर बनाया जाए। और जो अपने वीक सब्जेक्ट है उसको एटलीस्ट इतना किया जाए कि आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते उनको अपन पास कर हो। ले जी, जाएं, स्कोर कर लें क्योंकि बस। जो वेटेज है, अगर वही अपना जो स्ट्रेंथ है अपनी उसमें वेटेज अच्छा है तो उसको और अच्छा करके क्यों ना 70 से 100 नंबर किया जाए। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम में, जिसके अंदर टाइम टेबल भी होना चाहिए बच्चों के पास में कि किस सब्जेक्ट को मैं कितनी देर पढूं, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। इसलिए एक रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है, ट्यूशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डे बाय डे अपने पास नॉलेज हर सोर्सेज से मिल रहा है, सोशल मीडिया से भी मिल रहा है, तो सब चीज़ों को बैलेंस करना है। सोशल मीडिया के अंदर जो अपने को फ्रूटफुल लग रहा है,
आजकल एआई का ज़माना भी है, तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी आ रही है जो अपने को उसमें बिजी कर रही है, जो मेन टारगेट है उससे डाइवर्ट कर रही है। सोशल मीडिया ही है जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, पता नहीं लग रहा कब 3-4 घंटे हो जा रहे हैं। जी, समय बहुत जल्दी जा रहा है। जिसने कहा है कि आज जो पहले 60 मिनट थे वो अब 40 मिनट हो रहे हैं, मतलब समय इतना तेज जा रहा है। और ये वजह हो रहा है कि अपना जो माइंड है वो बहुत छोटी चीज़ों को ही कंट्रोल कर रहा है। छोटा जितना शॉर्ट चल रहा है, आजकल शॉर्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो वो देखा कंप्लीट, तो इसलिए माइंड को उस तरफ डाइवर्ट ना करें। अपने हर तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करना है, बड़े अचीव करना है, तो हर स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की तरफ कोशिश करें। तैयारी पूरी प्रॉपर रखें, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पे वर्क करें। जो स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे से करें, और साथ में हॉबी बहुत ज़रूरी है जो माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करेगी और हमेशा फ्रेश फील करें। नेगेटिव थॉट्स किसी भी तरह के आ भी जाते हैं, किसी ना किसी तरह से अवॉइड करें, या फिर कुछ ऐसा करें जो आपकी हॉबी हो, उससे उसको अवॉइड किया जाए। यानी कि सोशल मीडिया से दूरी, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानें, उस पर काम करें। जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस आपके पास हो कि किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा आगे का रोड मैप सेट हो कि कैसे आपको तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया सर, पूरी जर्नी आपकी जानी बहुत अच्छा लगा। और जो भी गेस्ट आते हैं लास्ट में हम उनके साथ करते हैं कुछ क्वेश्चंस का रैपिड फायर। जानना चाहूँगा आपसे भी, जी श्योर। जैसे कि अभी आप PhD डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिविल दो ब्रांच आप देख रहे हैं, किससे ज़्यादा प्यार है अभी? तो मेरी रूट तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पर दिल मांगे मोर सिविल इंजीनियरिंग। अब वर्क भी सिविल कर रहा है, सिविल वैसे प्रेफर करें। पर्सनली तो रूट मेरी इलेक्ट्रिकल है, पर दिल मांगे मोर तो सिविल जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब? अगर अपने स्टेट में सेम इक्विवेलेंट पोस्ट मिल रही है, फिर उससे बेस्ट कुछ नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट। प्रिपरेशन के दौरान अर्ली बर्ड या फिर नाइट आउल? इंजीनियर है तो इंजीनियर तो अर्ली बर्ड तो कैसे हुएंगे, लेकिन अब जॉब के साथ तो अर्ली बर्ड होना ही पड़ेगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट तो जैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें ही होना चाहिए, बट नाउ डे सिविल पे वर्क कर रहा हूँ मैं, सिविल ही हो गया, सिविल में स्ट्रक्चर वगैरह। यानी कि गवर्नमेंट जॉब के में आने के बाद आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो इंटरेस्ट है वो अब आपका सिविल की तरफ मोल्ड हो चुका है। चेंज हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? पापा। फेवरेट रोल मॉडल? मम्मी। ये हम देखते हैं कि रोल मॉडल मैक्सिमम के पापा होते हैं, यहाँ पर आपकी मम्मी है रोल मॉडल। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डलना सिखाया है किसी भी तरह से। पापा तो साथ नहीं है आज के टाइम में, लेकिन माँ है, तो वो दोनों का काम अभी कर रही है। 3 चीज़ें जिनके बिना आप नहीं जी सकते, अधूरे हैं जिनके बिना? फैमिली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आज के टाइम में फ़ोन, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है या फिर किसी तरह से कनेक्शन रखना है, फ़ोन भी ज़रूरी हो गया। तीसरा जल, PhD डिपार्टमेंट, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तो हर एक आदमी के लिए। और फ़ोन, हाँ फ़ोन मतलब एडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एक कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से आप कुछ टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क से आप बहुत कुछ। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र एक शब्द में? अभ्यर्थी से अब अधिकारी बनना है तो एक शब्द में तो बयां हो नहीं सकता। डायलॉग है राजेश खन्ना का, जिसे मैं दोहराना चाहता हूँ, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। बहुत बढ़िया सर। तो आज के इस अभ्यर्थी से अधिकारी के सफ़र में हमारे साथ थे रजत शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार क्या क्या आपको चैलेंजेस या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी तैयारी के दौरान। आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको आखिरकार क्या बातें इनकी अच्छी लगी जो आपको सीखने को मिल रही हैं, और जिन बातों को आप ज़रूर लेना चाहेंगे अपने जीवन में यूज़, ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। और आने वाले और एपिसोड्स में हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही और नए नए लोगों से, ताकि आपको और बातों का पता लग सके कि आखिरकार इंजीनियरिंग जो फील्ड है वो कितनी वास्ट है और क्या क्या काम उनमें हो रहे हैं आगे आने वाले
प्रोजेक्ट्स को लेकर, और क्या ऐसी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो आगे वाले अपने सफ़र को सफल बनाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका राजेश शर्मा जी, इतना टाइम देने के लिए।